पंजीकरण करवाना, लॉग इन करें, पासवर्ड भूल जाना। मुख्य पृष्ठ। रैंकिंग। लड़कों के लिए उपन्यास, लड़कियों के उपन्यास, पूर्ण उपन्यास, उपन्यास वर्गीकरण, मेरी किताबों की अलमारी, रिकॉर्ड पढ़ना, प्रतिक्रिया, 69 किताबों की दुकान, सरलीकृत। अध्याय 13 निंग फैंगजी। अध्याय 13 निंग फैंगजी। निंग रोंगरोंग को भागते देख जियोयान की इस छोटे से शैतान पर ध्यान देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। धीरे धीरे अपने दुखी हुई और आत्मा शक्ति को प्रसारित करते हुए जियोयान ने अपने शरीर में असहनीय दर्द की लहरें महसूस की, जिससे उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। तारांकन। सिजल। तारांकन। जैसे ही जियोयान ने धीरे धीरे अपने दुखी हुई और आत्मा शक्ति को प्रसारित किया, उसके मेरिडियन असहनीय दर्द से धड़कने लगे। इसके अलावा जियोयान अब अपने सोल रिंग के अस्तित्व को महसूस नहीं कर सकता था। उसने एजोर लोर्ड्स अर्थ कोर फ्लेम को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर सका। वह गहरी नींद में सो गया होगा। तारांकन। सिजल। तारांकन। सोल रिंग के फटने का यह नकारात्मक पक्ष था। कम से कम 1 या 2 महीने तक सोल रिंग को फिर से संघनित करना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि इस सोल रिंग विस्फोट के साथ उसे लगा कि उसकी आत्मिक शक्ति क्षीणता की स्थिति में पहुंच रही है। इतना ही नहीं, इसका असर उसके शरीर पर भी पड़ रहा था। अब उसे नींद आ रही थी। ये सिर्फ शारीरिक थकावट नहीं थी, यह आत्मा की थकान थी जिसने इस थकान को जन्म दिया था। अगर इसे तुरंत नहीं रोका गया तो इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। हालांकि सबसे जरूरी काम अपनी शारीरिक शक्ति को बहाल करना था। अपनी शक्ति बहाल करने के बाद ही वह गोलियों को परिष्कृत कर सकता था। जियाओयान ने धीरे से अपना हाथ मरोड़ा। हल्के दर्द ने उसे एक कड़वी मुस्कान दी। इस समय वह शायद कई सालों में अपनी सबसे कमजोरी के दौर से गुजर रहा था। उसने उठने की कोशिश की, धीरे धीरे अपने पैरों को क्रॉस किया, हाथों की मुहरें बनाई और धीरे धीरे अपनी युद्ध की हुई और आत्मिक शक्ति को बहाल करना शुरू कर दिया। उसके शरीर के भीतर दोनों शक्तियां मिली, लेकिन विलीन नहीं हुई। धीरे धीरे उसके मेरिडियन से होकर एक चक्र के बाद एक प्रवाहित हो रही थी। युद्ध की हुई और आत्मिक शक्ति लगातार उसके मेरिडियन की मरम्मत कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी चोटें उसकी कल्पना से भी ज्यादा जल्दी ठीक हो जाएंगी। जियाओयान ने सोचा। अरे, मेरे बिस्तर से उठो, मैंने तुम्हारा कमरा तैयार कर दिया है। निंग रोंगरोंग उछलकर अंदर आया और बिगड़े हुए भाव से जियाओयान को देखा। उसने उसे बाहर निकालने की कोशिश की। सस। निंग रोंगरोंग का छोटा सा हाथ जियाओयान के शरीर को छू गया, जिससे उसे हल्का सा दर्द हुआ और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ओह, मुझे माफ करना, मुझे पता ही नहीं था। मैं। निंग रोंगरोंग को एहसास हुआ कि उसकी हरकतों से जियाओयान को चोट पहुंची है और वह घबरा गया। वह हकलाने लगा, कुछ भी ठीक से बोल नहीं पा रहा था। निंग रोंगरोंग के बिगड़े हुए लेकिन दयालु व्यक्तित्व को देखकर जियाओयान को यह मजेदार लगा। ओह, तो मैं कहाँ रहूंगा? तुम्हारे बगल में। जियाओयान ने मुस्कुराते हुए छोटी लड़की को देखा और उसे चिढ़ाया। तुम्हें कैसे पता चला? निंग रोंगरोंग ने उलझन में पूछा। जियाओयान को उम्मीद नहीं थी कि वह सचमुच उसके कमरे के बगल में उसका कमरा बनवा देगी। वह दंग रह गया। क्या ये लड़की उस पर फिदा हो सकती है? उफ, मैं कोई पीडोफाइल नहीं हूँ, जियाओयान ने मन ही मन सोचा। वैसे मैंने उस कमरे को खुद सजाया है। ये बहुत सुंदर है। निंग रोंगरोंग को अचानक कुछ याद आया। वह अपनी स्तब्धता से बाहर आए और उत्साह से जियोयान की ओर देखने लगी। हर समय किसी लड़की के कमरे में रहना उचित नहीं लग रहा था। जल्दी से वहां से निकल जाना ही बेहतर था। निंग रोंगरोंग के आग्रह करने से पहले ही जियोयान धीरे से उठा, अपने जूते पहने और निंग रोंगरोंग के पीछे चल पड़ा। दरवाजा खोलते ही सूरज की एक किरण जियोयान की आंखों में चमक उठी। तभी उसने आसपास के नजारे को निहारना शुरू किया। घर बेहद खूबसूरती से डिजाइन किए गए थे। दरवाजे के ठीक बाहर एक छोटा सा तालाब था, जिसमें तरह तरह की लाल, काली, साफ और सफेद मछलियां तैर रही थी। तालाब के बीचों बीच एक चट्टानी चट्टान थी, जो देखने में सादी लग रही थी, फिर भी उसने उस जगह के रहस्य को और बढ़ा दिया था। तालाब के किनारे कई रोते हुए विलो के पेड़ हवा में धीरे धीरे झूम रहे थे। ये जगह वाकई अद्भुत थी। डिजाइन वाकई बहुत बारीकी से किया गया था, जो देखने में साधारण लेकिन गहन सुंदरता का एहसास देता था। कैसा है? सुंदर है ना? मेरे पिता ने खुद मेरे लिए इसका इंतजाम किया है, निंग रोंगरोंग ने जियाओयान के भावहीन भाव देखकर गर्व से कहा। ओह, और तुम्हारे पिता? जियाओयान ने लड़की को कुछ उलझन भरी नजरों से देखते हुए पूछा। मैं ही हूँ। जैसे ही जियाओयान निंग रोंगरोंग से बात कर रहा था, अचानक पीछे से एक आवाज आई।
आवाज बेहद कोमल थी, मानो बसंत की सुकून देने वाली हवा हो। शायद हल्की बसंत की हवा इस तरह के व्यक्ति के लिए एकदम सही वर्णन था। जियाओयान ने गौर से देखा और एक सुंदर अधेड़ उम्र का आदमी देखा। वह नाजुक और कमजोर लग रहा था, फिर भी एक बेहद सहज आभा बिखेर रहा था। मैं निंग फैंगजी हूँ, उस आदमी ने जियाओयान के पास आते हुए विनम्रता से कहा। जियाओयान को ये नाम कुछ जाना पहचाना लगा। निंग फैंगजी, निंग परिवार, सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल स्कूल। जियाओयान को याद आया कि सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल स्कूल के निंग परिवार का वर्तमान मुखिया निंग फैंगजी था। क्या आप निंग फैंगजी हैं, सात खजाना ग्लेज्ड टाइल स्कूल के संप्रदाय के नेता? जियोयान ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति से संकोच से पूछा। फिर वह निंग फैंगजी के हाव भाव को गौर से देखने लगा, मानो कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। मैं ही हूँ, निंग फैंगजी ने गर्व से उत्तर दिया। वाह, निंग फैंगजी के हाव भाव झूठे नहीं लग रहे थे। ये देखकर जियोयान समझ गया कि अब वह सात खजाना ग्लेज्ड टाइल स्कूल के क्षेत्र में आ गया है। तो निंग रोंगरोंग सात खजाना ग्लेज्ड टाइल स्कूल की छोटी राजकुमारी है। उसने सोचा। मेरे मुकाबले, निंग फैंगजी, छोटे भाई, स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट में तुम्हारा अकेला साहसिक कार्य वाकई उल्लेखनीय है, निंग फैंगजी ने टिप्पणी की। वैसे, क्या मैं तुम्हारा नाम और तुम कहाँ रहते हो, पूछ सकता हूँ? अगर तुम ठीक हो जाओ, तो मैं तुम्हें वापस ले जा सकता हूँ, निंग फैंगजी ने जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हुए कहा। हालांकि, ये जानकारी जियाओयान के लिए ज्यादा काम की नहीं थी, इसलिए उसने सहजता से जवाब दिया। मैं जियाओयान हूँ, स्वर्ग दो साम्राज्य के बुतान शहर के जियाओ परिवार से। ओह, तो फिर छोटे भाई, कृपया आराम करो और अपनी चोटों से उबर जाओ। हम तुम्हारे परिवार को तुम्हारी स्थिति के बारे में एक पत्र लिखेंगे, इसलिए जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी होता है, तो तुम रोंगरोंग को बता सकते हो या मुझसे सीधे बात कर सकते हो, जियाओयान ने कहा। निंग फैंगजी के साथ कुछ देर तक बातचीत करने के बाद वे अलग हो गए। एक अंधेरी जगह में परछाई में छिपे एक बूढ़े ने पूछा, कैसा है? बूढ़ा बहुत बूढ़ा लग रहा था, और उसकी आवाज में अनिश्चितता का भाव था। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, मैं किसी को जांच के लिए भेजूंगा। अगर उसकी पृष्ठभूमि सही है, तो ऐसी प्रतिभा को हमारे साथ खजाने वाले ग्लेज्ड टाइल स्कूल में जरूर भर्ती किया जाएगा, निंग फैंगजी ने कहा। भले ही वह सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल स्कूल में शामिल न हो पाए, हमें उसे रुकने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। उसकी बातों से लगता है कि वह सिर्फ 6 साल का है, फिर भी वह आपके संप्रदाय के नेता के सामने अपनी जगह बना सकता है। सच में, युवा पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से आगे निकल जाती है, बूढ़े ने कहा। हाँ, मैं करूंगा। ... अध्याय का अंत। पंजीकरण करवाना, लॉग इन करें, पासवर्ड भूल जाना। मुख्य पृष्ठ। रैंकिंग। लड़कों के लिए उपन्यास, लड़कियों के उपन्यास, पूर्ण उपन्यास, उपन्यास वर्गीकरण, मेरी किताबों की अलमारी, रिकॉर्ड पढ़ना, प्रतिक्रिया, 69 किताबों की दुकान, सरलीकृत। अध्याय 14, मुझे तुम पसंद हो। अध्याय 14, मैं पसंदीदा हूँ। यह एक सुंदर कमरा था, वस्तुओं की व्यवस्था बहुत ही बारीकी से चुनी गई थी, फिर भी एक असाधारण आभा बिखेर रही थी। कमरा सादा सा था, कोने में एक साधारण बिस्तर था, जिसके एक सिरे पर चेकरदार छतरी लगी थी, और दूसरे सिरे पर बस एक रंगी हुई दीवार थी। फर्श पर ज़ेड ईंटें बिछी थीं। सुबह की पहली किरणें बांस की खिड़की से अंदर आ रही थीं, और जियाओयान को रोशन कर रही थीं। जियाओयान बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा था, उसके हाथ तेजी से अजीब सी मुहरें बना रहे थे, और उसकी हर हरकत के साथ आसपास की हवा में लहरें उठ रही थीं। आंतरिक दृष्टि से पता चला कि उसकी रुचि और आत्मिक शक्ति धीरे धीरे प्रचुर हो गई थी, हालांकि अभी भी प्रचुर नहीं, लेकिन कल सुबह उठने के समय की तुलना में कहीं अधिक प्रबल। हालांकि उसकी मेरिडियन अभी भी हल्की सी पीड़ा दे रही थी, और अंदर छोटी छोटी दरारें दिखाई दे रही थी। अंतिम चक्र के पूरी तरह से पूरा होने पर जियाओयान ने फिर से हाथ की मुहरें बना ली, और उसकी रुचि और आत्मिक शक्ति धीरे धीरे शांत हो गई। ओह, लगता है जियाओयान को पूरी तरह ठीक होने में कम से कम आधा महीना लगेगा, और शायद उसकी आत्मिक शक्ति को गाढ़ा होने में और भी ज्यादा समय लगेगा। बिस्तर पर लेटे लेटे सफेद छत को निहारते हुए जियाओयान बुदबुदाया। जियाओयान की आंखें खुलने के कुछ ही देर बाद दरवाजा धीरे से खुला। एक सुंदर युवती अंदर आई। जियाओयान को साधना करते देखकर उसने झट से माफी मांगी। युवा गुरु जियाओयान, क्या आप जाग रहे हैं? ये लड़की काफी जवान लग रही थी, सिर्फ 14-15 साल की। हालांकि जवान थी, पर उसका शरीर काफी सुडौल था। उसकी सुडौल काया उसकी हल्के पीले रंग की पोशाक से और भी निखर रही थी।
लड़की का चेहरा नाजुक अंडाकार था और उसके हाव भाव पर घबराहट की एक झलक थी। उद्धरण चिन्ह। वाह, यहाँ एक खूबसूरत औरत नौकरानी के रूप में है। मुझे आश्चर्य है कि सेवन ट्रेजर ग्लेज स्टाइल स्कूल क्या सोच रहा होगा, जियाओ यान ने मन ही मन सोचा। हालांकि जियाओ यान को यह नहीं पता था कि यह कोई साधारण नौकरानी नहीं थी, ये तो बस निंग फेंगजी का दिया हुआ एक खास तोहफा था। तुम्हारा नाम क्या है? जियाओ यान उस खूबसूरत लड़की को देखकर दंग रह गया। फिर उसने उससे प्यार से पूछा। मेरा नाम बाई जुएर है और मैं अभी अभी इस संप्रदाय में शामिल हुई हूँ। ये कार्य मुझे संप्रदाय द्वारा सौंपा गया है। ये देखकर कि जियाओ यान से बात करना आसान लग रहा था, बाई जुए ने साहपूर्वक बोलना शुरू किया। संप्रदाय की शिष्या, तो क्या आपकी मार्शल आत्मा 7 खजाने वाली चमकदार टाइलों वाला शिवालय है? जियाओ यान को आश्चर्य हुआ कि निंग फैंगजी अपने दैनिक जीवन की देखभाल के लिए एक संप्रदाय के शिष्य को भेजेगा, और उसने कुछ संदेह के साथ पूछा। मैं इस संप्रदाय की शिष्या नहीं हूँ। हम एक मूल्यांकन के माध्यम से इसमें शामिल हुए थे, इसलिए मेरी मार्शल आत्मा 7 खजाने वाली चमकदार टाइलों वाला शिवालय नहीं है। मेरी मार्शल आत्मा एक बांसुरी है और मैं स्तर 25 का आत्मा गुरु हूँ। जियाओ यान के आगे के प्रश्नों की आशंका से उसने सहजता से अपनी सारी जानकारी उसके साथ साझा कर दी। बोलते हुए उसने अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त कर दिया। यह एक सफेद बांसुरी थी जो विशाल हाथीदांत या किसी प्रकार के आत्मा जानवर की हड्डियों से बनी प्रतीत होती थी। बांसुरी बहुत बड़ी नहीं थी, छोटी और सुंदर थी, जो बाई जुएर के साथ पूरी तरह मेल खा रही थी। बांसुरी के किनारे पर एक छोटा सा सफेद लटकन लटका हुआ था, जिससे वह बेहद नाजुक लग रही थी। युवा गुरु शियाओ यान, मैं आपका चेहरा धोने में आपकी मदद कर दूं। लड़की को जैसे कुछ याद आ गया और उसने जल्दी से पानी का कटोरा बिस्तर के पास रख दिया और शियाओ यान से धीरे से बोली। अब मुझे युवा गुरु मत कहो। तुम्हारे जैसे संप्रदाय के अनुयायी का मुझे युवा गुरु कहना अजीब लगता है, खासकर तुम जैसी खूबसूरत औरत का। शियाओ यान ने अपनी नाक रगड़ी और चिढ़ाया। छी, तुम सिर्फ 6 साल के हो और लड़कियों को खुश करना जानते हो। सोचती हूँ कि आगे कितनी लड़कियों को बर्बाद करोगे। बाई जुएर को भी यह मजेदार लगा। शियाओ यान को देखकर, जो किसी वयस्क की तरह व्यवहार कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। हे, शियाओ यान को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह ये भी नहीं कह सकता था, मैं तुम्हारे दादाजी से ज्यादा जी चुका हूँ। आखिरकार वह अभी भी 6 साल के बच्चे के शरीर में था, इसलिए उसे कम ही बोलना था। जब तक उसकी ताकत एक हद तक ठीक नहीं हो जाती, वह कोई बड़ा हंगामा नहीं कर सकता था। देर होते देख जियाओ यान धीरे से उठा। मैं ये खुद कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। यह उसकी हमेशा से आदत थी। बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद भी सिर्फ सुन एर और कैलिन ही उसे नहलाने में मदद करती थी। ऐसा नहीं था कि जियाओ यान रोगाणुओं से डरता था, बस उसे किसी अनजान व्यक्ति के साथ ऐसा करना थोड़ा अजीब लग रहा था। जियाओ यान के मना करने पर बाई जुए ने कोई औपचारिकता नहीं निभाई और कंबल ठीक करने में मदद करने चली गई। जियाओ यान के नहा धोकर उसने बेसिन उठाया और दरवाजे की तरफ चल दी। सिर झुकाकर उसने उस लड़की को बाहर जाते देखा। उसकी नाजुक काया एक अजीब सी कशिश लिए हुए धीरे से हिल रही थी। अरे, मैं क्या सोच रहा हूँ? ये तो सिर्फ 6 साल का है। इस बेतुके विचार ने जियाओ यान को खुद को कोसने पर मजबूर कर दिया। दरवाजा खोलते ही सुबह का नया उगता सूरज सीधे जियाओ यान पर पड़ा, गर्म और सुकून देने वाला। बगल में निंग रोंगरों के बंद दरवाजे को देखकर उसके मन में एक शरारती विचार आया। ये सोचते हुए उसने धीरे से निंग रोंगरों का दरवाजा खोला। दरवाजा बंद नहीं था, जाहिर है चूंकि कोई बाहरी नहीं आएगा, इसलिए कोई सतर्कता नहीं थी। जियाओ यान को यह नहीं पता था कि निंग रोंगरोंग, ये छोटी शैतान, अक्सर अंदर सोती थी, इसलिए दरवाजा खुला छोड़ने से नौकरानियों के लिए उसे बार बार जगाना आसान हो जाता था। जियाओ यान यहाँ के माहौल से अच्छी तरह वाकिफ था। आखिरकार चोट लगने के बाद उसने पूरा दिन यहीं बिताया था। बड़े गुलाबी बिस्तर पर चलते हुए उसने निंग रोंगरोंग को गहरी नींद में सोते हुए पाया। उसकी सांसें पत्तों की आहों जैसी धीमी थी, उसका चिकना चेहरा गुलाबी और गोरा था। वह बिल्कुल किसी सोई हुई राजकुमारी जैसी लग रही थी। हे, गहरी नींद में सो रही निंग रोंगरों को देखकर उसने शरारत से उसकी नाक पर चुटकी काटी। सांस लेने में असमर्थ निंग रोंगरों का चेहरा और भी लाल हो गया और वह अचानक जाग गई। जियाओ यान को देखकर, जिसने उसकी नाक दबाकर उसे जगाया था, निंग रोंगरों तुरंत भड़क उठी। जियाओ यान,
कमीने, मेरी नींद में खलल डालने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? दरअसल जियाओयान को तुरंत बाद पछतावा हुआ, क्योंकि किसी की नींद में खलल डालना अच्छी बात नहीं थी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसे नहीं पता था कि यह कब शुरू हुआ, लेकिन उसने महसूस किया कि उसका मन अशांत हो रहा है, खासकर हाल ही में जब उसकी आत्मिक शक्ति में भारी कमी आ रही थी और अजीब अजीब विचार अक्सर उसके मन में आते थे। शायद यह उस आत्मा का चिरस्थायी आक्रोश था जिसे उसने दुलुओ महाद्वीप में देहांत के बाद गलती से मार डाला था। ये देखकर कि जियाओयान ने उसकी उपेक्षा की और विचारों में खोई रही, निंग रोंगरोंग का गुस्सा और भी भड़क उठा। उसने चादरें हटाईं और जियाओयान को लात मारी। आह! चीख जियाओयान की नहीं, बल्कि निंग रोंगरोंग की थी। इस समय जियाओयान भी अपने सामने खड़ी लड़की को घूर रहा था, बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसके सामने खड़ी लड़की, जिसका फिगर चीनी मिट्टी जैसा था, असल में कुछ नहीं पहने हुए थी। अपनी आंखें बंद करो, मत देखो। निंग रोंगरोंग ने महसूस किया कि उसे वापस कवर के नीचे खींचा जा रहा है और वह वापस अंदर सिकुड़ गई। छी! एक छोटी बच्ची में ऐसा क्या दिलचस्प है? इसमें तो कुछ भी नहीं है। जियाओयान ने उपेक्षापूर्वक कहा। वाह! मैं अपने पापा को बता दूंगी कि तुमने मुझे तंग किया और मुझे नंगी भी देखा। निंग रोंगरोंग जियाओयान की बातें सुनकर दंग रह गया। फिर उसे उसकी बात समझ आए और वह जोर से रो पड़ा। धिक्कार है, क्या तुम हर वक्त रोना बंद नहीं कर सकती? अगर तुम्हारे पापा आ गए तो मैं क्या कहूंगी? मैंने तो कुछ नहीं किया। जियाओयान ने रोती हुई लड़की को देखा और उसे सिर दर्द होने लगा। उसने बेबसी से कहा, मिस, क्या तुम रोना बंद कर सकती हो? मेरी कोई गलती नहीं है, तुम नंगी सोई थी। ये तुम्हारी गलती है। वाह, ये सब तुम्हारी गलती है। निंग रोंगरोंग सिसकती रही, बोलते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। कांपते गले ने उसकी आवाज तोड़ दी। अरे मिस, क्या तुम रोना बंद कर सकती हो? यह मेरी गलती है, मैं गलत था, ठीक है। अगर तुम रोती रही, तो तुम्हारे पापा यहाँ आ जाएंगे। जियाओयान ने रोती हुई लड़की को देखते हुए बेबसी से कहा। उद्धरण चिन्ह। तो फिर तुम मेरी भरपाई कैसे करोगी? निंग रोंगरोंग ने सिसकते हुए अहंकार से कहा। ओह! ये सुनकर जियाओयान कुछ पल के लिए अवाक रह गया। उसके सिर में दर्द होने लगा। नहीं, तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मेरी माँ कहती थी कि लड़की का शरीर दूसरों को नहीं, सिर्फ उसके प्रेमी को दिखाना चाहिए। निंग रोंगरोंग ने आगे कहा। ओह! क्या तुम्हें पता भी है कि प्रेमी क्या होता है? जियाओयान हंसा। नहीं, निंग रोंगरोंग ने भावशून्य स्वर में उत्तर दिया, लेकिन मुझे तुम पसंद हो। जियाओयान दंग रह गया। सबसे पहले, आप सभी के वोट और समर्थन के लिए धन्यवाद। ये पुस्तक अनुबंध के अधीन है और इसे छोड़ा नहीं जाएगा, इसलिए अपडेट नियमित रूप से होते रहेंगे। आप निश्चिंत होकर पढ़ सकते हैं। अध्याय का अंत।